सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केमिस्ट्री। आज हम हमारा करने वाले हैं 3 मेजर टॉपिक्स। पहला होगा मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, दूसरा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स और तीसरा डायगोनल रिलेशनशिप। इसके बाद हमारा जो थ्योरी पार्ट है पीरियोडिक टेबल का वो पूरा हो जाएगा। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा, जरूर देखिए। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है कॉन्सेप्ट्स को। और फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस करूंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट ढंग से ना समझ में आया या आपको लग रहा हो मैंने कहीं पे मिस्टेक करी हो तो मैं वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और क्वेश्चंस में आपको सारे जो भी जेई मेंस के, जेई एडवांस के, बोर्ड्स के, नीट्स के हर एक के लेके आऊंगा और हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। तो अब ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने पीछे का आयनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लिया है तो आपको भी पता है कि क्या होगा मेटालिक कैरेक्टर का। जो आयनिक बॉन्ड बना है मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और अगर मेटालिक इंक्रीज होगा तो नॉन मेटालिक क्या होगा, डिक्रीज होगा। अक्रॉस द पीरियड जाएंगे, न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा। फिर हमारे कोवेलेंट बॉन्डिंग बढ़ेगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन करते हैं, आपस में नॉन मेटल्स करते हैं, है ना। तो और अगर आपने और थोड़ा अगर आप पेपर में भूल भी जाते हैं तो आप दिमाग लगा सकते हो, क्या Na बॉन्ड होता है? नहीं होता। Mg2 बॉन्ड होता है? नहीं होता। लेकिन अगर आगे जाते जाएंगे N2 बॉन्ड होता है, O2 होता है, F2 होता है। और F2 में सिंगल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इतना हाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की एक सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड क्या करता है, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या करता है वो, along the period moves from left to right the electronegativity increases and so the ionic bonding decreases and covalent bonding increases and hence metallic character decreases and non metallic character increases। सिंपल। सेम आपका टॉप टू बॉटम के लिए आप लगाइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, आयनिक बॉन्डिंग बढ़ेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग घटेगा। तो क्या होगा, वो मेटालिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। अब मुझे आपसे कमेंट्स में चाहिए, मैं आने वाली क्वेश्चन सीरीज में इस क्वेश्चन को कवर करूंगा, बट मुझे आपसे कमेंट्स में चाहिए, टेल मी द मोस्ट आयनिक कंपाउंड क्या हो सकता है। मोस्ट आयनिक कंपाउंड, मोस्ट आयनिक माने मतलब एक हाईली मेटल और एक हाईली नॉन मेटल जब कंबाइन करेंगे तो। अब मुझे चाहिए आपसे कमेंट्स में विच इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। ठीक है, हम बात करते हैं ऑक्साइड्स के बारे में अब। ऑक्साइड्स तीन टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। और ये थोड़ा आपको इस टाइप से आपको थोड़ा इसमें रिमेंबरिंग वाला पार्ट ही करना पड़ेगा। इसके लिए या तो जिंगल्स याद कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, बट ये आपको एक रिमेंबरिंग वाला पार्ट है और जेई लव्स टू पुट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो इन द एग्जाम। ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड्स तो मोस्टली फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर आपको सब दिखता है, सब आपस आपस में कनेक्टेड दिखते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है Li Na K2 Rb2O CH2। और ये 2 आपको पता है, O का 2 माइनस और CS का प्लस, तो 2 यहाँ आ जाएगा। और फिर ये आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो गए और फिर ये आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हो गए। लेकिन ध्यान से देखिए, ये स्टार्ट मैग्नीशियम से हो रहा है ग्रुप 2, यहाँ पे बेरिलियम नहीं है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, बेरिलियम एक बेसिक ऑक्साइड नहीं है। वो क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे, बट वो एक बेसिक ऑक्साइड बिल्कुल नहीं है। और बेरिलियम पे इतने सवाल आ चुके हैं कि वो एक बेसिक ऑक्साइड ना होके, मैं बता देता हूँ, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। हम पढ़ेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, तो वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड तो नहीं है। ठीक है, और बहुत पूछता है ये सवाल कि विच एस ब्लॉक एलिमेंट हैव द एम्फोटेरिक, which s block element have amphoteric state of like makes a amphoteric oxide, तो बेरिलियम BeO। ठीक है, और लोअर ऑक्सीडेशन डी स्टेट आप देख लीजिए, यहाँ पे सारे +2 वाले, NiO COO FeO MnO CrO, थोड़ा TiO, थोड़ा आगे जाओगे तो +C दिख जाएगा, V2O3 Sc2O3 और Cu2O तो ला जाते हैं +1। तो अब इसको ऐसे याद समझ सकते हो, लास्ट वाले में +1 लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसके बाद सारे +2 और स्कैनेडियम वेनेडियम +3। ठीक है, और स्कैनेडियम वैसे भी एक ही ऑक्साइड बनाता है क्योंकि स्कैनेडियम +3 ही शो करता है। ठीक है, फिर अब आते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। अगर एस ब्लॉक वाले मेटालिक कैरेक्टर वाले ये बनाते हैं हमारे बेसिक ऑक्साइड्स तो नॉन मेटालिक या फिर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स ऑफ डी, तो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड्स का क्या फर्क है, जैसे बेसिक ऑक्साइड्स जो है वो लाइक आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिडिक ऑक्साइड आपके बेस के साथ रिएक्ट करता है, यही डिफरेंस है। हम इसको जनरली यूज करते हैं अगर हमारा कोई प्रोसेस और हमको किसी को ड्राई करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक से B2O3 ये आपका एसिडिक होता है, ग्रुप 14 से CO2 और SiO2 ऊपर वाले, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जा रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जा रहा है तो वो बेसिक की तरफ टेंड हो जा रहा है या एम्फोटेरिक की तरफ टेंड हो जा रहा है। ग्रुप 15 में आप ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड देख सकते हो, फास्फोरस के देख सकते हो, आर्सेनिक और एंटीमनी के देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपको बहुत हाई ऑक्सीडेशन +5 दिखेगा, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +5, वो इसी की वजह से दिखता है क्योंकि जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो लोग जनरली एसिडिक शो करते हैं। ठीक है, ग्रुप 16 से SO2 SO3 आपको पता ही है, SeO2 SeO3। फिर ग्रुप 17 से Cl Bri ये सब शो करते हैं। डी ब्लॉक में अब यहाँ पे देखिए CrO3 V2O5 MOO3 WO3 MO3 आपका मोलिब्डेनम है,
और W आपका टंगस्टन है और Mn2O7। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कि +6 क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s1 3d5, 6 के 6 उड़ गए, तो यानी कि D0, इसका भी D0, इसका भी D0, 5 है, 5 के 5 चले गए, ये दोनों भी क्रोमियम की लाइन में ही आते हैं, तो 6 के 6 चले गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप ऐसे भी थोड़ा समझ सकते हो इसको। अब जरूरी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में। एक हो गया, एक लेफ्ट, एक हो गया राइट। हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आते हैं मिडल में, क्योंकि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, वो दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, वो दोनों के साथ चले वाला है, ठीक है। तो एस ब्लॉक का बीईओ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया है। और अब मान सकते हो कि ये अभी भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सा एस ब्लॉक वाला जो है वो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब भी करने हैं, स्पेशली ये CrO3 के बारे में पूछा जाता है, कौन सा ऑक्साइड है, CrO3 बहुत बार पूछा गया, तो ये आपको अब क्या बोल सकते हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमेशा सुना है, अगर आपने बचपन में भी सुना हो तो हमने 10th में, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है एम्फोटेरिक। वैसे ही गैलियम एम्फोटेरिक, इंडियम एम्फोटेरिक, SnO, SnO2, ये सब आपको लोअर लेवल एलिमेंट्स दिख रहे हैं। Pb लोअर लेवल जो नीचे जाते हैं, जिनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया है, हमने उनको एसिडिक में रखा था, जो हमने देखा था AS2O3। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ से दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके Sn के होंगे, यानी कि टिन, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे Sn है आपका, टिन के होते हैं +4 और +2 होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो भी ऑक्साइड बनाएगा टिन, टिन का ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो लोअर में इतना हायर में इतना, वो हमेशा एम्फोटेरिक ही बनाएगा, टिन हमेशा एम्फोटेरिक बनाएगा। और सेम गोज फॉर लेड, वो भी हमेशा एम्फोटेरिक ही बनाएगा, ठीक है। जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी में क्या है, यहाँ पे क्या है +3, यहाँ पे क्या है +3, और ऊपर आपने देखा था जब मैंने कहा था एसिडिक है, और यहाँ पे देखिए ये रहा, ये है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। तो ये एसिडिक है, बट +3 वाले क्या है, ये आपके एम्फोटेरिक है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं +3, वो एम्फोटेरिक की तरफ चले गए, और जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो एसिडिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। और फिर आता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। जनरली जे में नहीं पूछा जाता, बस पढ़ा हो तो बेटर है। CO, NO, N2O और H2, ठीक है, ये आपके होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो रिमेंबर दिस ऑक्साइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपके लिखा है, जेई एंड नीट लव दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑक्साइड क्या है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। फिर है विच एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म द एम्फोटेरिक ऑक्साइड नॉट बेसिक ऑक्साइड, मुझे कमेंट्स में आप लोगों से आंसर चाहिए, मैंने बहुत बार डिस्कस किया, बट मुझे कमेंट्स में इसका भी आंसर चाहिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, जो आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, तो Li यहाँ पे होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेरिलियम होता है और यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो डायगोनल का मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर बेरिलियम है, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे डी तो होता नहीं है इनमें, इनमें जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो सीधा एल्यूमिनियम ही आएगा, तो इनका डायगोनल रिलेशनशिप गोज, सेम गोज फॉर बोरॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है। रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि सिमिलर आयनिक साइज और चार्ज डेंसिटी। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे साइज जो है ना 2s से 3s तक गया, कुछ ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा बड़ा, साइज थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, और साथ में चार्ज भी एक हल्का सा बढ़ गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, वो चार्ज डेंसिटी आपकी न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। न्यूमरेटर थोड़ा सा बड़ा, चार्ज डेंसिटी होती है आपकी चार्ज बाय वॉल्यूम। तो अगर आपका ये वॉल्यूम बड़ा है तो आपका चार्ज भी तो बड़ा है, तो आपका रेशो तब भी तकरीबन सेम आ जाता है, इसकी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये इसी की वजह से कि मूव राइट तो एटॉमिक साइज घटता है, मूव डाउन एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो डायगोनली दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और ग्रुप 2 ग्रुप 3 में आपका ज्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो बस यही बात है, और स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सेकंड और थर्ड पीरियड में होता है, नॉट ऑब्जर्व स्ट्रांगली बियॉन्ड सिलिकॉन, ये भी बात है। तो बस यही, और स्पेशली लिथियम मैग्नीशियम का तो एकदम एक प्राइम एग्जांपल है। या फिर आप आपका ये समझ सकते हो बेरिलियम एल्यूमिनियम का। और यही आपका एक वन ऑफ द रीजन भी है कि बेरिलियम क्या बनाता है, हमने ऊपर पढ़ा क्या बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम भी क्या बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो और इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड वेरिएबल वैलेंसी, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट और वेरिएबल वैलेंसी, और एक जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ठीक है। मैं अगला जो स्लाइड्स लेके आने वाला हूँ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लिए। और इसमें एक और टॉपिक होता है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो होता है एनॉमली
एनॉमली मान लीजिए कि एक्सेप्शन टाइप के केसेस होते हैं, हम उनको थोड़ा भारी शब्द में एनॉमली बोल देते हैं। मेरा राइटिंग काफ़ी ड्राइंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। एनॉमली इन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, बिकॉज आपने देखा है सेकंड पीरियड में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। कभी FCl आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा, आपने बेरिलियम का वो देखा, आपने नाइट्रोजन का देखा, हाफ फेल्ड ये वो, तो बहुत होता है एनॉमली, बहुत देखा था बिकॉज क्या इनका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, फ्लोरीन तक जाते जाते साइज बहुत छोटा हो जाता है, बस उसकी वजह से, ठीक है। तो मैं लाऊंगा अगले हमारे 2-3 वीडियोस हमारे जे पीरियोडिक टेबल के PYQs पे। एक एक वीडियो होगा जेई मेंस पे, एक वीडियो होगा जेई एडवांस पे, एक वीडियो होगा नीट पे, और फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वो क्वेश्चन सीरीज देखनी है तो उसके पहले मैं कहूँगा आप एक बार सारे हमारे लेक्चर्स के थ्रू गो थ्रू करो, ताकि आपको समझ में आए। वरना ऐसा ना हो कि वरना लोग क्या करते हैं सीधा सवाल में कूदते हैं। देखिए मैं भी मानता हूँ सवाल से लर्निंग सबसे अच्छी होती है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन सवाल के पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है और आप सवाल देख के समझ रहे हो तो सवाल खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले आप इसको पीछे से पढ़िए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।